नमस्कार। राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय भारत से मैं डॉक्टर राकेश वर्मा, सहायक आचार्य, राजनीति विज्ञान विभाग, आप सभी का इस ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, बीए सेकेंड ईयर के द्वितीय प्रश्न पत्र भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, इस पुस्तक का हम अध्ययन कर रहे हैं। आज हम इसमें क्षेत्रवाद के बारे में बात करते हैं। प्रोफेसर रजनी कोठारी ने भारतीय राजनीति में क्षेत्रवाद पर बहुत अच्छा विश्लेषण किया है। यह विश्लेषण इन्होंने अपनी पुस्तक पॉलिटिक्स इन इंडिया, इसमें इन्होंने इस पुस्तक का विस्तृत रूप से क्षेत्रवाद का अध्ययन दर्शाया है। रजनी कोठारी की पुस्तक पॉलिटिक्स इन इंडिया में भारतीय राजनीति में क्षेत्रीयतावाद का विश्लेषण किया है। इन्होंने इस पुस्तक में लिखा है कि देश के सामने एक खतरा राज्यों के संघ से अलग हो जाने का है। दूसरा इन्होंने लिखा है कि कुछ लोगों ने आशंका प्रकट की थी कि प्रांतीयता की भावना या प्रदेश के लिए अधिक अधिकार या स्वायत्तता की मांग बढ़ती गई तो इससे या तो देश अनेक छोटे छोटे स्वतंत्र राज्यों में बढ़ जाएगा या वहाँ तानाशाही कायम हो जाएगी। पृथकता की भावना उनमें ज़्यादा बलवान और खतरनाक है जहाँ ऐसी जातियाँ हैं जो भारतीय संस्कृति की धारा में पूरी तरह नहीं मिल पाई, जैसे उत्तर पूर्व की जनजातियों का इलाका। कुछ क्षेत्रों में अभी भी असंतोष है, जैसे बिहार, छोटा नागपुर तथा मध्य प्रदेश में जनजाति इलाके और गुजरात, ओडिशा में जनजाति क्षेत्रों में निवासियों की स्वायत्तता के लिए आंदोलन। राज्यों के भीतर विशिष्ट क्षेत्रों में अलगाव और आंदोलन उठे। दबे हुए वर्गों को समूह के राजनीतिक क्षेत्रों में आने से अधिकार के लिए उनकी आकांक्षाओं से नई समस्या खड़ी हो गई। रजनी कोठारी ने अपनी पुस्तक पॉलिटिक्स इन इंडिया में इस चीज़ का हवाला दिया। उन्होंने भारतीय राजनीति में क्षेत्रवाद की चर्चा के लिए पॉइंट्स बताए हैं कि पहला है इसमें अलग राज्य की मांग। रजनी कोठारी लिखते हैं कि भारतीय राजनीति में अलग राज्य की मांग तब से पनपी, हम जब भारत आज़ाद हुआ तब से पृथक राज्यों की मांग की बात आने लगी। क्षेत्रीयतावाद का सर्वाधिक महत्वपूर्ण पक्ष पृथक राज्य की मांग रहा है। आर्थिक पिछड़ेपन, जाति, भाषा, धर्म को लेकर विभिन्न क्षेत्रों द्वारा पृथक राज्य की मांग हमेशा उठाई गई। हिमाचल प्रदेश को 1970 में और 1986 से लेकर 87 में मिजोरम प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। जनवरी 1972 में
त्रिपुरा एवं मणिपुर को भी पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। दिल्ली भी पूर्ण राज्य के दर्जे की मांग करता आ रहा है, परंतु दिल्ली को नहीं दिया जा सकता, क्योंकि दिल्ली जो है वो राष्ट्रीय राजधानी है, हमारे देश की राजधानी है। तो राजधानी होने के कारण उसको पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं दिया जा सकता। फिर भी 1993 में विधानसभा और मंत्रिपरिषद के रूप में लोकप्रिय सरकार, मतलब वहाँ भी हमने विधानसभा के द्वारा मंत्रिपरिषद बना दी गई। 1956 में राज्यों का पुनर्गठन किया गया। राज्यों के पुनर्गठन का मुख्य कारण भाषाई राज्यों की मांग रही थी। भाषागत राज्यों की मांगों ने राष्ट्रव्यापी आंदोलन को जन्म दिया। इसके द्वारा क्षेत्रीय भावनाओं को प्रोत्साहन मिला और राष्ट्रवादी लोगों ने ये आशंका पैदा हुई कि इससे देश छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित हो जाएगा और राष्ट्रीय एकता को खतरा हो सकता है। मुंबई राज्य का जब विभाजन हुआ, उसमें गुजराती और मराठी दो भाषाई लोग थे। उनका विभाजन महाराष्ट्र और गुजरात में कर दिया गया 1960 में। 1966 में पंजाब का जब पुनर्गठन किया गया तो पंजाब और हरियाणा दो राज्य बनाए गए, परंतु दोनों राज्यों की जो राजधानी है वो चंडीगढ़ बनाया गया। असम में जो व्यवस्था थी, 1988 में असम का पुनर्गठन किया गया। असम पुनर्गठन में मेघालय बिल दिसंबर 1968 में पारित होकर कानून बन गया। असम राज्य के अंतर्गत मेघालय का स्वतःशासी राज्य स्थापित हो गया। आगे चल करके मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश को भी भारतीय संघ में राज्य की स्थिति प्रदान की गई। आंध्र प्रदेश में तेलंगाना की समस्या काफ़ी जटिल है। वहाँ पर 1967 में पब्लिक एम्प्लॉयमेंट एक्ट लागू किया गया। तेलंगाना एक पृथक राज्य की मांग कर रहा। अगला, अंतर्राज्यीय झगड़े। रजनी कोठारी लिखते हैं दूसरे कारण में अंतर्राज्यीय झगड़े। क्षेत्रवाद की एक महत्वपूर्ण बात यह है कि राज्यों के बीच सीमा विवादों एवं नदी पानी विवादों को लेकर राज्यों में उग्र मतभेद एवं तनाव बढ़े हैं। राष्ट्रीय स्रोतों के वितरण पर राज्यों के बीच कई बार सहमति नहीं हो पाई है और राज्य में कई बार अधिकतम स्रोत प्राप्त करने की होड़ सी दिखाई देने लगी है। मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान के बीच नर्मदा नदी के जल के वितरण को लेकर उत्पन्न विवाद पंजाब, हरियाणा तथा राजस्थान के बीच नहरी पानी के बंटवारे को लेकर विवाद, राजस्थान और पंजाब के बीच भाखड़ा नागल बांध से उत्पन्न बिजली के बंटवारे को लेकर और आंध्र प्रदेश तथा कर्नाटक के बीच कृष्णा विवाद प्रमुख हैं।
इस प्रसंग में एक बात देखें हम कि पंजाब राज्य ने तो उग्र क्षेत्रवाद को अपनाया। अंतर्राज्य विवाद के रूप में एक विवाद कावेरी जल विवाद गत 40 वर्षों से चला आ रहा है। 1993 से लेकर 97 के वर्षों में इस विवाद ने गंभीर रूप ले लिया, लेकिन 1998 में केंद्र सरकार ने सभी पक्षों के साथ बातचीत कर आम सहमति के आधार पर इस विवाद का हल निकाला, लेकिन अभी भी समझौते की क्रियान्विति को लेकर समय समय पर मतभेदों की स्थिति जन्म लेती रहती है। अगला, स्वायत्तता की मांग। भारतीय संविधान द्वारा ऐसे संघवाद की स्थापना की गई है जिसमें स्वाभाविक रूप से केंद्र शक्तिशाली है। कुछ वर्षों से यह मांग की जा रही है कि भारतीय संविधान के संघवाद से संबंध प्रावधानों के पुनर्विचार किया जाना चाहिए। राज्यों की केंद्र पर अत्यधिक निर्भरता को कम कर दिया जाना चाहिए। ये मांग की गई है कि राज्यों को अधिक स्वायत्तता दी जानी चाहिए। स्वायत्तता की मांग के साथ साथ यदाकदा पृथकवादी नारे भी दिए जाते हैं। स्वायत्तता की ये मांग उन दिनों बड़ी प्रबल हो जाती है जब केंद्र एवं राज्यों में पृथक पृथक राजनीतिक दलों की सरकारें होती हैं। पंजाब में मास्टर तारा सिंह के नेतृत्व में अकाली दल द्वारा सिखों के स्वायत्तता की मांग राज्य की मांग उठाई गई थी। पश्चिमी बंगाल की मार्क्सवादी सरकार ने बार बार राज्यों की स्वायत्तता की मांग को दोहराई है। द्रमुक और अन्ना द्रमुक दलों ने भी राज्य की स्वायत्तता की मांग का समर्थन किया है। 1991 में उड़ीसा के नेता बीजू पटनायक ने राज्यों के लिए स्वायत्तता की बात कही और 1990-91 में सिखों के एक वर्ग द्वारा बहुत अधिक उग्र दृष्टिकोण अपना लिया गया। अगला, केंद्र राज्य संघर्ष। केंद्र और राज्यों के बीच में संघर्ष भारतीय राजनीति में क्षेत्रवाद की अभिव्यक्ति केंद्र और राज्यों के बीच हुए विवादों से हुई। 18 सितंबर 1968 में को सरकार ने केरल की वामपंथी सरकार के मुख्यमंत्री नंबूदरी पाद ने केंद्रीय आदेशों को श्रमिक विरोधी कहकर उसे मानने से इनकार कर दिया था। 1968 में पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग और नक्सलवादी क्षेत्रों में रहने वाले उपद्रवों से चिंतित होकर केंद्रीय सरकार ने उपद्रवग्रस्त क्षेत्रों में हथियार रखने पर प्रतिबंध लगा दिया, जिसे राज्य सरकार ने राज्य के मामले में केंद्र के हस्तक्षेप की संज्ञा दी। केंद्र द्वारा राज्यों में केंद्रीय रिजर्व पुलिस भेजने का राज्यों में अनेक बार विरोध भी किया गया। केंद्र से अधिकतर वित्तीय स्रोतों को प्राप्त करने के लिए सभी राज्यों ने केंद्र के निर्णय को मानने से इनकार कर दिया। इस प्रकार राज्यों द्वारा केंद्र की नीति का विरोध करना तथा केंद्र के निर्देशों का पालन न करना क्षेत्रवाद की नीति का घोतक होता है। अगला, उत्तर दक्षिण की भावनाएं। भारत में उत्तर और दक्षिण के संदर्भ में सोचने की प्रवृत्ति कुछ अंशों में पाई जाती है। दक्षिण के लोग ये महसूस करते हैं कि उत्तरी भारत के लोगों ने सदैव हर मामले में उनकी उपेक्षा की। दक्षिण के 4 राज्यों तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटका, जहाँ द्रविड़ भाषाएं बोली जाती हैं, का विचार
है कि राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक दृष्टि से उत्तरी भारत की अपेक्षा दक्षिणी भारत को वे लाभ नहीं मिले जो मिलने चाहिए थे। यह कहा जाता रहा है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल, योजना आयोग तथा केंद्रीय सचिवालय में दक्षिण की अपेक्षा उत्तर के लोग छाए हुए हैं। दूसरी पंचवर्षीय योजना में जो देखा गया उसमें पक्षपात का सा महसूस वहां के लोगों ने किया। दक्षिण की अपेक्षा उत्तरी भारत में उद्योगों का जाल बिछा हुआ। दक्षिण के राज्यों ने केंद्रीय सरकार की भाषा नीति का डटकर विरोध किया है। दक्षिणी राज्य मानते हैं कि हिंदी उत्तरी भारत की भाषा है और उन पर जबरदस्ती थोपी जा रही है। वे मानते हैं कि अन्य प्रादेशिक भाषाओं की भांति हिंदी भी एकमात्र प्रादेशिक भाषा होनी चाहिए। द्रविड़ भाषा जैसे तमिल, तेलुगु, मुलायम और कन्नड़ से हिंदी इतिहास एवं साहित्य की दृष्टि से अधिक समृद्ध नहीं है। दक्षिण के राज्य चाहते हैं कि प्रशासन की भाषा के रूप में हिंदी की बजाय अंग्रेजी को चलाया जाना चाहिए। हिंदी को वे उत्तर भारत की साम्राज्यवादी मनोवृत्ति की का परिचायक मानते हैं। भाषावाद। संविधान में हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया। भाषा के आधार पर राज्यों का निर्माण और पुनर्गठन हुआ। दक्षिण के लोग हिंदी भाषा का विरोध करने लगे। वे राजभाषा के रूप में हिंदी को पसंद नहीं करते थे। उनका कहना था कि हिंदी इस स्थिति में नहीं है कि वह भारत की राजभाषा है बन सके। राजभाषा को केवल राजनीतिक हथियार के रूप में प्रयुक्त करने की प्रवृत्ति बढ़ी है। भाषा के प्रश्न को लेकर उत्तर तथा दक्षिण के राज्यों में हिंसात्मक आंदोलन हुए और राष्ट्रीय एकता संकट में पड़ गई। 1951 और 71 के बीच में देखें असम में कि वहाँ 61-62% लोग वे असम भाषा बोलने वाले थे। राज्य के हिंदू जो लगभग 72% हैं ऐसा सोचते हैं कि असमिया जो भाषा है बोलने वाले 62% लोगों में से 25% लोग बांग्लादेशी मुसलमान हैं। उनका मानना है कि इन मुसलमानों ने केवल इसलिए असम भाषा बोलना प्रारंभ कर दिया ताकि उन्हें पहचाना ना जा सके। असम के लोगों को भय रहा कि जो बांग्लादेशी मुसलमान है वो अपनी मूल भाषा बंगाली का प्रयोग शुरू कर देंगे तो उनकी स्थिति जो है वो 36 से 37% रह जाएगी। दूसरी ओर बांग्लाभाषी लोग जो इस समय असम की जनसंख्या के 20% है, उनकी संख्या में 25% की वृद्धि हो जाएगी। इस प्रकार राज्य में बंगला भाषाओं का प्रतिशत 45 हो जाएगा, जो असमिया बोलने वालों के प्रतिशत से 8-9% ज़्यादा है। इससे असली असमवासी भयभीत हो जाते हैं। इन लोगों का कहना है कि बंगाली अच्छे पदों पर हैं और असमिया भाषा का तिरस्कार की दृष्टि से देखते हैं। भारतीय संघ से अलग होने की प्रवृत्ति जो है उसके संपूर्ण उत्तर भारत में क्षेत्रवाद था। उत्तर पूर्वी भारत में भारतीय संघ से 7 राज्य हैं। असम, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा,
मेघालय, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश तथा इनमें अधिकांश राज्यों में क्षेत्रवाद की भावना बहुत प्रबल है, जो व्यवहार में कभी भी उग्र क्षेत्रवादी आचरण को जन्म देती है। सामान्यतया एक राज्य में केवल विदेशियों के ही प्रवेश और बसने पर प्रतिबंध होता था, लेकिन उत्तर पूर्वी राज्यों में शेष भारत के लोगों पर प्रतिबंध लगा दिया। यह व्यवस्था के रूप में परमिट बोली जाती है, जो हिंदी भाषा के पहले से उत्तर पूर्वी भारत में राज्यों में बसे हुए हैं, उनके साथ कभी भी हिंसात्मक व्यवहार अपना लिया जाता है। वहाँ पर रेलवे की जब एग्ज़ाम हुई, वहाँ बिहारियों को मारपीट की गई, नियति बिहारियों को मार डाला गया, चला दिया गया। इन 7 राज्यों में परस्पर भी भारी विरोध की स्थिति है। नागालैंड का उग्रवादी संगठन नेशनल काउंसिल ऑफ नागालैंड, इसाक मुआइव, नागा समस्या के शांतिपूर्ण हल के लिए वृहद नागालैंड, ग्रेट नागालैंड की मांग कर रहा है, जिसका आशय है उत्तर पूर्वी भारत के जिन क्षेत्रों में नागा लोग पर्याप्त संख्या में रहते हैं, उन्हें संबंधित राज्य से पृथक कर नागालैंड में शामिल करते हुए वृहद नागालैंड की स्थापना ऐसे पूर्वोत्तर के राज्यों की सीमाओं के पूर्व निर्धारण के आधार पर ही संभव है तथा पूर्वोत्तर के अन्य राज्यों के लिए सहमत नहीं। इस प्रकार का कोई प्रयत्न अनेक समस्याओं को जन्म देता है। आज की क्लास में इतना ही। सभी को इस ऑनलाइन क्लासेस से अध्ययन करने के लिए धन्यवाद। कोरोना वायरस से सतर्क रहें और दूरी बनाए रखें, सैनिटाइज़र और का प्रयोग करते रहें, भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाने से बचें। सभी का धन्यवाद। थैंक्स ऑफ ऑल। अगली कक्षा में आपसे पुनः मुलाकात होगी। सभी का धन्यवाद।